अच्छा जी, हमने इफ़ स्टेटमेंट देखी है। इफ़ स्टेटमेंट के हमने ये देखा है कि ये काइंडली अपने मोबाइल वगैरह ऑफ कर लें। जो इफ़ स्टेटमेंट थी हमने देखा था कि इफ़ के अंदर हमारे पास कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होती है तो कुछ एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज़ ये बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसकी ये कि हम कहते हैं अगर इफ़ की ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रन करे, एल्स ये स्टेटमेंट रन करे। ये एक फॉर्म है इसकी। एक फॉर्म इसकी ये है थर्ड फॉर्म, जिसमें हम कहते हैं इफ़ कंडीशन ट्रू हो अगर ये, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी लाइनें हैं वो सारी की सारी रन करें। एल्स के अंदर जो लाइनें वो रन करें। हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम कहते हैं, ये एक किस्म का रिकैप मैं आपको दे रहा हूँ। इफ़ मेरे पास ये कंडीशन है और ये अगर ट्रू हो जाती है तो फिर इसके अंदर एक और इफ़ है, फिर हम उसको चेक करते हैं। फिर अगर वो ट्रू हो जाता है तो ये रन करे, एल्स ये पार्ट रन करे। तो ये अब इस इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस जिसके अंदर हमारे पास एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आ जाए, इसको हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। इसकी हमने कोई एग्जांपल की थी, देखा था। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक नंबर ऑड है या इवन, तो ऑड और इवन कैसे पता करते हैं? divided by 2 or modulus 2. 2। अगर मॉडुलस 2 ज़ीरो हो जाता है तो ये इवन है, अदरवाइज ये ऑड है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक नंबर आपने x एंटर करना है और आपने बताना है ये पॉजिटिव ऑड है या नेगेटिव ऑड है, या पॉजिटिव इवन है या नेगेटिव इवन है, तो हम कह सकते हैं ना कि x को पहले आप स्कैन कर लें कीबोर्ड से, फिर आप कह दें इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये पॉजिटिव है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं एल्स इफ इट इज़ लेस देन ज़ीरो, एल्स ये ज़ीरो होगा। अब इस इफ़ के अंदर मैं कहता हूँ इफ़ x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इवन है। एल्स ये पॉजिटिव ऑड है। इसी तरह इसके अंदर हम कह सकते हैं इफ़ x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव इवन है, और एल्स ये नेगेटिव ऑड है। और इस वाले एल्स में हम लिख सकते हैं प्रिंट के नंबर इज x इज ज़ीरो। छोटा सा एक प्रोग्राम देख लें, इसी को प्रोग्राम में हम डाल के दिखा देते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ और ऑपरेशंस देखेंगे। स्टार्ट है आई थिंक, हाँ स्टार्ट है। चलिए थोड़ा सा आपको मेन के बारे में भी बता दूं। ये भी हमारा टॉपिक ख़त्म हो तो मुझे याद दिलाए, ताकि मेन भी मैं आपको बताऊँ ये मेन के साथ इंट हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया तो नहीं है ना? हाँ, मैं बता देता हूँ। बाज़ जगहों पे हम वॉइड लिखते हैं, ये क्या मसला है? हम अभी ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, मुझे रोके अगर किसी स्टेटमेंट की समझ नहीं आती। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? एंड ऑफ ठीक है। अच्छा, इफ़ पहले हम चेक करेंगे कि नंबर ज़ीरो से बड़ा है, तो ये मेरे पास क्या है? पॉजिटिव नंबर है। फिर हम चेक करेंगे कि अगर नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर हम कहेंगे प्रिंट एफ, हम कहेंगे पॉजिटिव इवन। ठीक है, एल्स प्रिंट एफ पॉजिटिव। ठीक है,
इसी तरह अब यहाँ पे देखिए जो मैं स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, तो इससे पता चल रहा है कि ये इफ़ इस इफ़ का पेरेंट है और ये फिर चाइल्ड इफ़ है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ हम यहाँ पे भी डाल लेंगे। और हम कहेंगे ये अब इसके अंदर जो इवन होगा वो नेगेटिव इवन होगा और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑड हो गया। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखें अगर नंबर 0 है तो वो केस तो ये नहीं ले रहा, तो हम इसको यहाँ पे कह देंगे एल्स इफ़। अब मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस आ गई हैं कि नंबर इज़ लेस देन 0, फिर ये नेगेटिव है, और अगर ना ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव है तो क्या होगा, हम साथ कह देंगे यहाँ पे सॉरी एल्स मुझे नहीं पता ये काम कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, देख लेते हैं। क्या देते हैं नेस्टेड नंबर हम डालते हैं। मैं ऐसे करता हूँ -34 लिखता हूँ, तो इसे कह दिया नेगेटिव इवन, ठीक जवाब दिए। अब हम देते हैं इसको पॉजिटिव 35 देते हैं, तो पॉजिटिव ऑड हो गया। अब हम 0 देख के देखते हैं क्या करते हैं, 0 को लिया क्या जाता है, देखिए एक्सेस। तो मेरी सारी कंडीशंस इसके अंदर पूरी हुई, तो ये मेरे पास इस किस्म की सिचुएशन आ गई, ठीक है। हम बुक के अंदर आप लोग इस चैप्टर को चैप्टर 4 के अंदर भी इन चीज़ों को दिए हुए हैं, लेकिन ये नेस्टेड इफ़ जो है ये प्रोग्राम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास सिचुएशन आती है कि मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसके अगर मार्क्स, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम है तो वो फेल है। और बल्कि हम इस तरह से करते हैं, मार्क्स हैं, अगर उसके मार्क्स 90 हैं तो लिखा हुआ जाए ए, अगर उसके मार्क्स 90 और 100 के बीच में, उसके मार्क्स लेट सपोज 89 और इस तरह से नहीं करते, हम इसको सीक्वेंस बना देते हैं, ठीक है ना। पहले ए ग्रेड हमारे पास किस पे होता है, 90 to 100, ये ए आ जाता है। फिर ये 89 तक आता है, 80 से बी, हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। 70 से 79 तक सी, ठीक है। और हम ऐसे कर लेते हैं 60 से 69 तक डी, और 60 से नीचे वाले जितने भी हैं वो फेल है। अब यहाँ पे हमारे पास ख़ास किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझें। एक कहलाता है एंड, एक कहलाता है और एक कहलाता है नॉट। हाथ खड़ा करिए किस किस को इनका पता है। अच्छा चलिए देखें, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम कहेंगे अगर इसके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, बल्कि 89 से ज़्यादा हैं, 89 से ज़्यादा होंगे ना, 89 के बाद क्या आता है 90, ठीक है। अगर इसके 89 से ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब 90, 91, 92, तो हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ ए। अब सिचुएशन ये आती है कि अगर उसके मार्क्स 87 आए हुए हैं, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स इफ मार्क्स आर लेस देन 90 से कम मार्क्स हैं, तो उसको प्रिंट कर दें, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अब देखिए, हमने देखते हैं क्या होता है। मैंने मार्क्स डाले 92, ये कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट हो गया। मैंने मार्क्स डाल दिए 72, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन 72 तो 90 से कम है ना, तो हमें ये भी बताना होगा कि मार्क्स जो है वो 80 से ज़्यादा होने चाहिए या 79 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब भी होगा। तो आप देखें यहाँ पे कितनी कंडीशंस आ गई, 1 और 2।
मल्टीपल कंडीशंस को हम इफ़ के अंदर कैसे रिजॉल्व करते हैं। देखिए हमें तो इसके अंदर हमें इस पूरे का एक जवाब चाहिए मुझे, या ट्रू या फॉल्स। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 कंडीशन होगी, 3 होगी। तो हम एज्यूम करते हैं अगर मेरे पास एक कंडीशन का नाम है x और एक का नाम है y। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड की खसूसियत देख लें। एंड ऑपरेटर क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा फॉल्स। एंड कहता है कि ये दोनों जब तक पूरी नहीं होगी ट्रू नहीं होगा। तो अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे 90 से उसके कम है, लेकिन दूसरी फॉल्स होगी, तब भी जवाब ये फॉल्स देगा। अगर ये फॉल्स हुई और ये ट्रू हुई, तब भी ये इसको फॉल्स करेगा। और अगर दोनों फॉल्स हुई, दोनों ट्रू हो गई, सिर्फ उस वक्त जाके ये कहेगा ट्रू। तो ये एंड की ख़ास बात ये है कि ये आपके पास तब काम करता है जब जितनी भी कंडीशन है, अगर ये ए बी सी होती तो तीनों कंडीशन जब तक ट्रू ना होती तो इस कंबाइंड जवाब इसका ट्रू नहीं आता। समझ आ रही है। इसी तरह एक और ऑपरेटर है। अच्छा, इस सिचुएशन में आप देख लें, इस सिचुएशन में अब हम क्या कहेंगे, अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, और मैं फ़िलहाल इंग्लिश लिख रहा हूँ, C++ ऐसे नहीं लिखते, एंड मार्क्स 79 से कम है, तब भी हो। तो जब ये भी बात ठीक होगी, ये भी ठीक होगी, तब जाके, तो अब देखिए 72 के केस में ये ट्रू था लेकिन ये फॉल्स आ रहा है, तो वो बी नहीं प्रिंट करेगा। समझ आ रही है। तो ये एंड क्या कहता है, कहता है आपकी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये मैं कहता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, या जनरली देख लें, और के केस में क्या होता है, आपके पास एक कंडीशन x है, एक y है, और ये आपका आंसर है। ये कहता है कि चाहे एक भी ट्रू हो जाए बस ठीक है, ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, सिर्फ उस केस में ये क्या कहेगा, फॉल्स। अदरवाइज अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ट्रू। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है तब ट्रू, और ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ट्रू। ठीक है। तो ये इस तरह, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई छुट्टियों के बाद आप लोग आएंगे और या आप लोग वाइवा देंगे और या आप लोग असाइनमेंट लेके आएंगे। मैंने अब क्या लफ्ज़ यूज़ किया, या का, और या आपने असाइनमेंट देनी नहीं है या आपने वाइवा देना है, ठीक है। तो इनमें से आपने जोन सी भी दे दी, उस केस में आप पास हो गए। जिसने दोनों नहीं दिए सिर्फ वो फेल होगा। लेकिन अगर मैं एंड लगा दूं इसमें, फिर क्या है, जिसने ये दिया और ये छोड़ दिया वो भी फेल है, जिसने ये दिया ये छोड़ दिया फेल है, जिसने जब तक ये 2 कंडीशंस पूरी नहीं की वो पास नहीं होगा। ठीक है। तीसरा ऑपरेटर होता है नॉट। नॉट जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, सही चीज़ को गलत कर देना, गलत चीज़ को सही कर देना। अगर आपके पास लेट सपोज एक कंडीशन यहाँ पे उसका जवाब ट्रू आ रहा है, इसके साथ आपने बाहर ये निशान लगा दिया, तो ये सारा का सारा मिलके क्या बन जाएगा, फॉल्स, बस। और अगर आपने फॉल्स के साथ कहीं ये लगा दिया तो सारा का सारा मिलके बन जाएगा ट्रू। अब गौर से देखिए, ये हम नॉट को पहले देखते हैं हम कहाँ पे लगाते हैं। यूजुअली जो C++ का प्रोग्रामर होता है वो जब कोड राइट करता है तो उसकी कोशिश होती है कोड बहुत एफिशिएंटली लिखे, कम स्टेटमेंट्स के अंदर अपना काम करे, ताकि जितनी कम स्टेटमेंट होंगी, देखें अगर मैं आपको कहता हूँ कि सपोज़ एक मैं लिस्ट देता हूँ आपको जिसमें 500 काम मैंने दिए हुए हैं आपको मैं कहता हूँ आपने कल आके यूनिवर्सिटी में ये 500 काम करने हैं, और हर काम आपका लेट सपोज 1 मिनट लेता है, तो आपके टोटल कितने मिनट लग जाएंगे। अगर मैं ये मिसाल के तौर पे ये है आपको नादरा से शनाख्ती कार्ड लेने का तरीका, प्रोसीजर, तो आपके 500 मिनट लग रहे हैं। यही काम एक एक्सपर्ट है नादरा के ऑफिस में, और वो आपको कहते हैं यार इस तरह कि इतना लंबा लांझा मत करो, जाके बस इन 3 बंदों से मिल लो और हर एक पे आपका 1-1 मिनट लगेगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये सारा काम कितनी देर में हो गया, 3 मिनट में हो गया। तो C++ का कोडर भी इसी तरह कोशिश करता है कि आपका जो एम है वो कम स्टेटमेंट्स में हो, क्योंकि कंपाइलर जितनी कम स्टेटमेंट्स चलाएगा उतनी उसकी प्रोसेसिंग का टाइम कम लगेगा, उतना वो एफिशिएंट हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है। तो जैसे हम ये लिखते हैं ना, x
मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं। अब C++ का कोडर जब ये देखेगा तो आप पे हंसेगा, वो कहेगा यार ये क्या तुमने लिखा है। वो यही काम किस तरह से लिखेगा, अब ये देखें, एक बेसिक बंदे की कोडिंग और एक एडवांस बंदे की कोडिंग में फ़र्क क्या होगा। वो ये लिखेगा x मॉडुलस 2, ये मेरी कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। इसके साथ यहाँ पे बाहर लिख देगा नॉट और इसको बंद कर देगा इस तरह, और यहाँ पे कह देगा इफ़। अब देखें फ़र्क क्या हो रहा है। अगर इस केस को पहले देखते हैं, मेरे पास x की वैल्यू है 8, तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 मॉडुलस 2, जवाब क्या आया, क्या आया, 0, रिमाइंडर 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 क्या होगी, ट्रू हो गया। अब यही काम मैं इसमें करता हूँ, इसको देखें, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8 मॉडुलस 2, क्या जवाब आया, 0, इधर आ गया 0। मैंने आपको बताया था एनीथिंग 0 इज कंसिडर्ड एज फॉल्स, एनीथिंग नॉन 0 इज कंसिडर्ड एज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 आ गया, उसको नॉट जब इसने किया तो क्या बन गया, ट्रू। तो इसका भी जवाब भी ट्रू आ गया। तो ये भी वही काम कर रहा है जो ये कर रहा है, लेकिन ये एफिशिएंट तरीका है। क्यों, क्योंकि इस केस में ये इटसेल्फ प्रोसेसर के अंदर जाके काम करता है, और ये थोड़ा सा हैवी प्रोसेस है। उसके बाद ये आपने एक ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद आपने इसके कंटेंट और इसके कंटेंट को आपस में कंपेयर किया। इसमें आपने क्या किया, एक ही ऑपरेशन करके उसको रिवर्स कर दिया। तो ये आपके पास एफिशिएंट तरीका है, बल्कि इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट कोडर क्या करेगा, वो कहेगा इफ़ x मॉडुलस 2, ये कब ट्रू होगा, जब नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी। नॉन ज़ीरो वैल्यू का मतलब क्या है, कि आपने 2 से जिस नंबर को भी डिवाइड किया है उसमें वो पूरा पूरा नहीं डिवाइड हुआ, तो ऐसा नंबर क्या होता है, ट्रू। ऐसा नंबर इवन होता है, ऑड होता है, कौन सा होता है, समझ आ रही है, ऐसा नंबर क्या होता है। तो वो क्या करेगा, एक ही ऑपरेशन में यहाँ पे लिख देगा प्रिंट एफ ऑड एल्स प्रिंट इवन। तो आप देखें इन तीनों स्टेटमेंट्स में कितना फ़र्क है, कि एक में हम यहाँ पे इवन लिख रहे हैं, लेकिन इवन लिखने के लिए मुझे ऑपरेशन ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। उसी ऑपरेशन को रिवर्स करके मैं यहाँ पे इवन लिख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक ऑपरेशन के अंदर मैंने उसी रिजल्ट को दोबारा प्रोड्यूस कर दिया। कुछ समझ आई है, कुछ समझ आई है। अगर मैं ये लिखता हूँ इफ 1 एल्स, तो इसका हमेशा के लिए ये हम जवाब ट्रू दे रहे हैं, क्योंकि नॉन ज़ीरो वैल्यू है। इधर मैं 1 2 3 कुछ भी लिखूँ, मैंने अगर लिख दिया इफ 0, तो ये लाइन कभी भी नहीं रन होगी, हमेशा ये लाइन रन होगी, क्योंकि हमेशा के लिए मैंने फॉल्स कर दिया है। तो इसी तरह आपके पास ये मॉडुलस का जो प्रोग्राम है, आप घरों में जाके दोबारा से ट्राई कीजिएगा कि इफ़ x मॉडुलस 2, तो ये क्या होगा, ऑड हो जाएगा, एल्स इवन हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसका जवाब 0 या नॉन ज़ीरो आ रहा हो, और आपने 0 की बेस पे कोई डिसाइड करना है, 0 नॉन ज़ीरो, तो फिर आप बस सिर्फ डायरेक्ट C++ के कोडर्स इस तरह लिख लेते हैं। मैं आपको इससे सिखा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरह लिखना आता हो या आता ना हो, लेकिन जब आप किसी बुक पे जाते हैं या कोई साइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे अगर इस तरह से कोड लिखा हो, क्योंकि C++ के प्रोग्रामर्स की एक अजीब सी साइकी होती है, वो इंटेंशनली कोड को कॉम्प्लिकेटेड करके शो करते हैं। तो जब आप उस कोड को देखेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये हो रहा क्या है, ठीक है। अच्छा, तो हम अब अपने इस इधर कोड को ग्रेड्स वाला बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं, इसको मैं ख़त्म करता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, हम कह देते हैं एंटर मार्क्स, क्या एंटर। अब C++ के अंदर एंड और के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एंड के लिए, और ये यूज़ होता है और के लिए। अच्छा, ये एंड और जो है, इसको थोड़ा गौर से समझें। अगर मेरे पास 0 1 में डेटा पड़ा हुआ है कंप्यूटर में, ठीक है, 0 1 0, और दूसरा मेरे पास बिट में डेटा पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज
1 1 0। तो इन दोनों के दरमियान जब ऐड ऑपरेशन होगा तो वही वाला काम होगा। अगर मैं कहता हूँ इसको इसके साथ ऐड करो तो ये दोनों फॉल्स हैं, तो जवाब क्या होगा? फॉल्स। ये दोनों, ये हम कहते हैं ये बिट्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों ट्रू हैं तो इसका जवाब ट्रू होगा। ये इनमें से तो ये हाँ, तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे और का ऑपरेशन हो तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम बिट वाइज ऑपरेशन भी कर सकते हैं, हम 2 बिट्स उठा के उनको भी ऑपरेट करा सकते हैं। लेकिन ये एक एक बिट पे जाता है। अगर मैं ये कहता हूँ ना इफ़ ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, तो ये पहले इसको चेक करेगा फिर इसको चेक करेगा और फिर इन दोनों के रिजल्ट्स को चेक करेगा कि मिसाल के तौर पे ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फिर आपको कह देगा ये फॉल्स आ गया। लेकिन आप गौर से देखें इस रूल के अंदर एंड जो है इसका एक रूल है, वो ये कि एक भी फॉल्स हो गया तो जवाब क्या है? फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इस तरह करे, हम कहें इसको कि भाई तुम ऐसे करो, सिर्फ इस वाले को चेक करो, अगर ये फॉल्स है तो फिर इस पे टाइम मत जाया करो, डायरेक्ट कह दो जवाब फॉल्स आ गया। इस तरह हो सकता है ना? तो अगर हम इसको डबल एंड लिखें तो ये कहलाता है शॉर्टकट। क्या कहलाता है? और ये क्या करता है? इस साइड को चेक करता है, अगर ये फॉल्स है तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं चाहिए, ट्रू है फॉल्स है, इसका जवाब सारे का जवाब फॉल्स होगा। सिमिलरली इफ में हमारे पास ट्रू कब आता है? जब एक भी ट्रू हो जाए। तो आप ये एंड का निशान, ये पाइप का निशान 2 बार लगा लें तो ये इस तरह चेक करता है, अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट जवाब ट्रू हो गया। तो हम इंस्टेड इफ स्टेटमेंट में सिंगल इनको यूज़ करने की जगह हम ये डबल यूज़ करते हैं, ठीक है। खाली ये और ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको शॉर्टकट भी कहते हैं, शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, डिफरेंट, लेकिन ये बेसिकली इसका फ़ायदा ही है। तो ये आपका अगर 1 मिनट में एक ऑपरेशन होता है तो इसने लेट सपोज 1 मिनट लगाया लेकिन दूसरा मिनट आपका बचा दिया और डायरेक्ट जवाब कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं, इस अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 89 तो फिर क्या प्रिंट करो? एफ ए, हम इस तरह ए प्लस कह देते हैं इसको, ठीक है। फिर ए हो जाएगा, फिर बी, ताकि हमारी कंडीशंस बढ़ जाएं। फिर मैं कहता हूँ एल्स इफ, अब 89 तो इसमें नहीं आ रहा ना, ये तो स्टार्ट हो रहा है, मतलब 89 से बड़ा क्या नंबर है? 90 से 100 तक जा रहा है। तो अब मैंने उसको कहना है कि भाई आपने 80 से लेके 89 तक जाना है। तो 80 कहाँ से शुरू होगा? 79 से बड़ा होके। तो हम कहेंगे मार्क्स आर ग्रेटर देन 79, ठीक है। और फिर इसके साथ हम ये निशान लगाएंगे एंड मार्क्स आर लेस देन 90। और इन दोनों को, ये कंडीशन और ये कंडीशन मिल के एक ही जवाब देगी, तो इन दोनों को फिर एक बड़ी ब्रैकेट में आपने डाल देना है। सर आपने डबल एंड क्यों लगाया? मैंने बताया ना, जब आप डबल एंड लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इसको चेक करता है, अगर ये फॉल्स है तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये वो शॉर्टकट है। अगर मैंने इसको सिंगल लगा लिया फिर ये इसको भी चेक करेगा, फिर इसको भी चेक करेगा और फिर जवाब देगा। लेकिन ये आपको इंटेलिजेंट तरीके से जवाब दे देता है। अच्छा ये देखिए, ये एक ब्रैकेट में मैंने ये कंडीशन डाली है, एक ब्रैकेट में ये डाली है, और इन सब को फिर बड़ी ब्रैकेट में डाला है ताकि इसके अंदर जवाब जो आए उसकी बेस पे डिसाइड करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट एफ ए, ठीक है। इसके अंदर मैंने गलती की, ये अच्छा हमेशा याद रहे, इफ स्टेटमेंट के आखिर में अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो इफ स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म होगी, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इफ स्टेटमेंट के, एल स्टेटमेंट के, एल्स इफ स्टेटमेंट के आखिर में आपने सेमीकोलन नहीं लगाना होता, ठीक है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, इसी को कॉपी करके अपने लिए एडजस्ट कर लेते हैं 2-3 बार, ठीक है। ये ए के लिए आ गया, अब हम बी के लिए करेंगे। बी क्या होना चाहिए? 69 से बड़ा और 79 से छोटा, मतलब 80 से छोटा, ठीक है। नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये होगा 89 से बड़ा है तो 79 से 80 से 89,
तो ये ठीक है ना, 70 से 79 हो गया, 70 से 79 हो गया, और ये हो गया 59। तो ये 60 से लेके 70 हो गया, और ये 60 और ये 49 49 और एल्स ये हो जाएगी बी सी और डी, और अगर ये सब नहीं हुए तो फिर फेल कर दो, एल्स एफ, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, मैंने क्या मिस्टेक की है, मैंने मार्क्स यहाँ पे नहीं डाले, ठीक है, मार्क्स और ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ पहले हम ऐसे करते हैं, हर ग्रेड को चेक करते हैं। ए प्लस ठीक दे रहा है हमें, 83, ए भी ठीक दे रहा है, बी भी ठीक दे रहा है, और सी भी ठीक है, ठीक है। ये शॉर्टकट नहीं याद, इसलिए फेल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड हमने देख लिया। अब हम और के लिए कुछ सोचते हैं एग्जांपल। हाँ, किसी के जहन में कोई ऐसी एग्जांपल हो, हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास इस चैप्टर में जो दिखाए हुए हैं, 4th चैप्टर में, वो कौन कौन से हैं? ये एंड और नॉट, ठीक है, ये आपको बताएं। लेकिन इन एंड और नॉट को कैसे लिख रहे हैं? इस तरह से, और ये नॉट है, ठीक है। इनकी मैंने आपको एग्जांपल्स दिखा दी हैं। अगर हम ये, अच्छा, इन्होंने यहाँ पे इस बुक को देख लें, इन्होंने बग़ैर उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है एंड और नॉट को। तो एंड और नॉट के इस्तेमाल को जस्टिफाई करने के लिए कि उसका हमें क्या फ़ायदा होता है, तो इन्होंने 2-3 प्रोग्राम्स दिए, इनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देखें, उसने एंड के थ्रू किया हुआ है डिवीज़न, लेकिन इससे पहले उसके बगैर भी उसने प्रोग्राम बना के ट्राई किया, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका प्रोग्राम ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए, उसमें फिर ये होता है कि आपका कैसे कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि पहले आपने कह दिया इफ़ ये कंडीशन ट्रू हो जाए, वरना फिर वरना में जाके इस वाले को चेक किए, अगर ये भी नहीं है तो फिर इसके अंदर फर्दर दूसरी नेस्टेड लगाइए। तो ये नेस्टेड करके आपका कोड ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडेबिलिटी इसकी ख़राब होती है। एल्स इफ़ हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशन हो, यहाँ पे एक कंडीशन है लेकिन जब दूसरी कंडीशन चाहिए हो तो फिर हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। तो उन्होंने पिछले चैप्टर में इफ़ एल्स कराया हुआ है, अब यहाँ पे इफ़ और एल्स इफ़ करा रहे हैं, ठीक है, कि मल्टीपल आपके पास एल्स इफ़ हो और फिर आखिर में आप एल्स कर दें, ठीक है। एक और भी है, इफ एल्स इफ, नहीं, यही है। अच्छा, इसमें एक हमारे पास ये है। अच्छा, अगर हमारे पास है इफ़ द ड्राइवर इज़ मैरिड, ए कंपनी इंश्योर्स इट्स ड्राइवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इंश्योरेंस ड्राइवर को कब मिलती है? या उसकी शादी हुई है, या वो अनमैरिड है लेकिन अब उसकी एज अबव 30 है, या वो अनमैरिड है, फीमेल है और उसकी एज 25 ईयर्स है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों इसको सॉल्व करने का आप लोगों ने क्या करना है, इस बुक से रीड करना है और इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर सारा एंड चल रहा है, ठीक है। थोड़ा ये कोड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इधर इन्होंने दिया भी हुआ है। ये बेसिकली उसने उसका सेक्स लिया है, उसकी मैरिटल स्टेटस लिया और ये उसका एज लिया हुआ है। तो आप तीनों चीज़ें यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। एज आप ये कर लें कि लेट सपोज 1 जो है, या इसने यहाँ पे M दे दिया, ठीक है, मैरिटल स्टेटस मेरिट M। ये आप और से देखिए, ये इसने क्या दिया है, कैरेक्टर में आप ये चीज़ दे सकते हैं, ये हो गया या ये हो गया। तो चूँकि हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इन्होंने कैपिटल M लिया कि अगर वो मैरिड है तो डायरेक्ट
यहाँ पे पहली कंडीशन तो उन्होंने क्या है कि भाई एज को छोड़ो, अगर मैरिड है तो फिर तो डायरेक्ट उसको कर दो, अगर वो मैरिड नहीं है फिर मेल है या फीमेल है फिर हम उसको चेक करेंगे। तो इस कंडीशन, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है फिर वो चेक करता है कि अगर ये मेल है और 30 से, ये अब उसने एंड के बगैर कर रहा है, तो ये देखिए इसके अंदर, इस एल्स के अंदर एक और इफ़ आ गया और फिर उस इफ़ के अंदर एक और इफ़ आ गया, तो 3 नेस्टिंग हो गई, तो आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब इसी को एंड के साथ कैसे करते हैं, यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे देख लें, सिंपली इतनी सी लाइन में सारा का सारा कोड हो गया। अगर मैरिड है या अगर मैरिड है और ये ट्रू हो गया, इसका मतलब इनकी ज़रूरत ही नहीं चेक करने की, फिर तो बस ट्रू हो गया है। वरना चेक करो कि ये अगर फॉल्स है तो तब जाके ये और चेक करेगा इधर। ये मैंने आपको बताया था ना, इन दो कंडीशंस में, और जब मैं ये डबल ये लिखता हूँ तो ये क्या करता है, इसको चेक करता है, अगर ये फॉल्स है ओनली देन ये जाके इसको चेक करेगा, ठीक है, तो वरना नहीं देखेगा। तो अगर वो मैरिड बंदा है फिर तो ये ट्रू हो गया और डायरेक्ट कह देगा कि शुड बी इंश्योर्ड। अगर वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, सपोज यू से अनमैरिड होता है, तो ये फॉल्स हो गया। अब आके वो चेक करेगा इस कंडीशन को कि अगर वो अनमैरिड है और उसका जेंडर मेल है और उसकी एज, तो अगर ये तीनों चीज़ें ट्रू हैं, या वो अनमैरिड है, जेंडर उसका फीमेल है और 25, तो अगर इन ये कंडीशन या ये कंडीशन ट्रू है तब भी उसको आप इंश्योरेंस दो। वरना अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स आ जाती हैं और में ये भी और ये भी और ये भी, तो आपके पास क्या होगा, ड्राइवर शुड नॉट बी इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये वाला कोड आप लोगों ने बना के ट्राई करना है। मतलब लाइन के एंड में भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में। हाँ, जहाँ पे आपने लाइन चेंज करनी है वापस स्लैश। एनी क्वेश्चंस? हाँ, अच्छा, ये आपके लिए अच्छा प्रोग्राम है, इसको स्टडी कीजिएगा आज जाके। कल हमारी डबल क्लास है, अच्छा इसको देखना होगा। आपने सैलरीज इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि एक यूज़र का आप जेंडर लें कि भाई वो मेल है फीमेल है, और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसकी सर्विस कितनी हुई है, ये 3 आपने डेटाज लेने हैं। फिर आपने चेक करना है कि अगर वो मेल है और उसकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है और क्वालिफ़िकेशन इतनी है तो उसकी तनख्वाह इतनी हो, तो आपने ये 3 चीज़ें दे के बताना है कि भाई आपकी सैलरी क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, याद रहे कि क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं हिस्सों में तब जाके सॉल्व होता है। हमेशा याद रहे कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, समझने का तरीका क्या होता है कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप डिवाइड करें और फिर हर हिस्से को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसके अंदर पहली चीज़ क्या है, हमने इसके अंदर देखा कि मेरे पास 3 किस्म की इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है, किस पे, सैलरी हमारी डिपेंड कर रही है इन 3 इंफॉर्मेशन पे। तो हमने जवाब क्या देना है, हमें जवाब चाहिए कि भाई सैलरी इसकी क्या होगी, ठीक है, इसकी सैलरी क्या होगी बेस्ड ऑन जेंडर, सर्विस और क्वालिफिकेशन। तो हम यूज़र से ये 3 चीज़ें मांगेंगे, फिर हम कहेंगे इफ़ लेट सपोज जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड सर्विस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो है 10, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू, लेट सपोज हम कह देते हैं, अब इसका आप कोड भी रख सकते हैं, आप कह दें कि भाई देखिए टोटल कितनी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ठीक है, तो आप कह दें पी हो और जी हो, पी और जी, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना हमारे पास। तो आप कह दें क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू, लेट सपोज पी हो तो इसकी सैलरी ये है, और अगर इसी केस में क्वालिफिकेशन उसकी जी हो तो आपके पास ये सैलरी आ गई, ठीक है। तो ये आप लोग नीचे प्रोग्राम दिया भी हुआ है, इसको अच्छी तरह से देख लें। इसमें क्या किया हुआ है, इससे जेंडर उसने जी में लिया हुआ है, ईयर ऑफ सर्विस ये YOS इज ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, और ये आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो उसने कह दिया जेंडर, ईयर ऑफ सर्विस एंड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, 0 जी के लिए ग्रेजुएट और 1
पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो उसने एक ही लाइन में तीनों को इनपुट किया, फिर वो कहता है अगर जेंडर मेल है और नहीं, ये मैं उर्दू में और कह रहा हूँ, एंड ईयर ऑफ सर्विस इज ग्रेटर देन 10 एंड क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू 1 इज पीजी। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये हमारे पास पहली सैलरी आ गई। लेकिन अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, देखिए यही वाली बिल्कुल चीज़ लिखी है, सिर्फ इसको चेंज की है। या उसने फिर वो दूसरे की भी 1000 इसी तरह सैलरी आ रही है, देखिए जिसकी ये इससे कम है, सॉरी ये आपके पास कम आ रही है सर्विस, और एजुकेशन इतनी है, सॉरी ये इसको वो देख रहे हैं, इस वाले को, ये इसको इसके साथ ही इसने मिक्स कर दिया है कि या आपके पास 1000 सैलरी कब आ रही है कि आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो। इसी तरह 7000 कब आ रही है, जब आपके पास जेंडर मेल है, ईयर ऑफ सर्विस 10 है एंड क्वालिफिकेशन 0 की इक्वल है। तो ये इस चीज़ को आप जो ज़रा सा एनालाइज करें, कोड लिखें, ये जितना आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और रन करेंगे, इसको पढ़ें एक बार, उसके बाद ये टेबल सामने रख के खुद से प्रोग्राम बनाएं। जब फंस जाएं प्रोग्राम अपना रोक लें, फिर आएँ, फिर इसको पढ़ें। लेकिन अगर आपने ये किया कि आपके पास ये प्रोग्राम लगा हुआ है और आप इसको देख रहे हैं और उसके बाद उसको टाइप कर रहे हैं, तो आप प्रोग्रामर नहीं बन रहे, आप टाइपिस्ट बन रहे हैं। तो टाइपिस्ट जो होता है वो कोडिंग नहीं करता, वो क्लर्क बनता है। तो आप लोगों ने बीएस करने के बाद क्लर्क बनना है, तो फिर आप लोग कोड को देखें और उसको टाइप करें। लेकिन अगर आपने कोडर बनना है तो आप लॉजिक को समझें, फिर अपना कोड देखें, खुद से बनाएं। आपको जहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, फिर आप जब यहाँ पे जाके वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये मैंने ये चीज़ गलत लिखी थी, ये इस तरह होनी चाहिए, और क्यों, जब वो आपको समझ आएगी आपने क्यों गलत लिखा है और असल में होना क्या चाहिए था, उससे आपकी लॉजिक एकदम से पॉलिश होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब तक आप गलती नहीं करते आप सीखते नहीं हैं। ठीक है, वही नॉट वाली चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, नॉट ऑपरेटर इन्होंने दिखाया है, और ये इन्होंने एक हायरार्की बताई है कि अगर एक लाइन में ये बहुत सारे ऑपरेटर्स आ रहे हों तो सबसे पहले नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है, उसके बाद इन तीनों की होती है। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस आता है, फिर ये आते हैं, फिर ये आते हैं, फिर एंड और आखिर में असाइनमेंट आता है। ठीक है, तो अब जैसे ये इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा है आई, ठीक है, आई की वैल्यू आप डालते हैं। अगर मैं कहता हूँ आई की वैल्यू मैंने इनपुट कर दी है 5, तो क्या लिखा हुआ आएगा? हाँ, क्या लिखा हुआ आएगा बताएं? ये स्टेटमेंट चलेगी या ये चलेगी, कौन सी ट्रू है? ऊपर वाला चलेगा। हाथ खड़ा करें, कितने बंदे कह रहे हैं ऊपर वाला चलेगा? आई को मैंने कीबोर्ड से एंटर किया है, आई की वैल्यू 5, तो आई की वैल्यू क्या होगी है 5। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब ये कंडीशन ट्रू होगी या ये वाली रन करेगी? ऊपर वाली। हाथ खड़ा करें, पक्की बात है? यस सर। अच्छा, चले अब इसको हम थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अभी किसी को जहन में कोई बात आई है? विस्परिंग शुरू हुई है? हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंट है? अपनी बात से तो नहीं पलटेंगे पीछे? जितना समझे अभी तो नहीं पढ़। अच्छा, अगर आप गौर से देखें i इज इक्वल टू 5, ये इसने ये नहीं लिखा, वो कह रहे हैं i की वैल्यू इसमें चली जाए तब आप करो। तो ये कोड हो सकता है आपकी तरफ से ये ठीक कोड हो, सिंटैक्स इसका ठीक हो, लेकिन ये आपको लॉजिकल एरर देगा। लॉजिकल एरर का मतलब ये होता है कि मैं जो जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जवाब मुझे y लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे यही किया कि इसका आउटपुट जो होगा, एंटर वैल्यू ऑफ i आपने 200 डाली, तो लिखी क्या नहीं चाहिए थी? यू एंटर्ड समथिंग एल्स, लेकिन वो क्या कह रहा है? फिर उसने i की वैल्यू 999 की। बेसिकली i इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि i की वैल्यू 5 कर दो, तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 5, और 5 इज नॉन जीरो नंबर, और एनीथिंग नॉन जीरो इज कंसिडर्ड एज ट्रू। तो आप कोई भी डेटा डालेंगे, ये इस स्टेटमेंट को रन करेगा और इस स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा।
समझ आ रही है? यस सर। देखिए उसने भी आपको कह दिया है। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोग कल पढ़ के आ जाए, ठीक है। ये कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड कंप्लीटिंग द चैप्टर, ये हम लोग इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे, ठीक है।